सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 1 में शेयर जब्ती के आगे के सवालों का अध्ययन करेंगे। बराबर, वो सवालों का अध्ययन करने से पहले शेयर जब्ती की एंट्रियों को एक बार रिपीट करवाते हैं कि शेयर जब्ती के समय फर्स्ट सेकंड क्या थे, जब्त हुए अंश पुनः प्रकाशन के समय, और थर्ड अंश जब्ती की बाकी के संदर्भ में। सबसे पहले शेयर जब्ती के समय क्या एंट्री होगी, अंश पूंजी खाते उधार अंश जब्ती खाते से। आप इतना याद रखो, अंश पूंजी खाते उधार अंश जब्ती खाते से। बाकी नहीं मिली रकम में आपको डायरेक्ट गणना में सिखाऊंगा। आप तो यही याद रखो, अंश पूंजी खाते उधार अंश जब्ती खाते से। अगर पैसे नहीं मिले तो आप बंटन आप मांग खाते जमाएगा। अगर ये प्रीमियम ना मिला हो तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते क्या करेंगे, उधार। ऐसा लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया। सेकंड नंबर की एंट्री पुनः प्रकाशन के समय कॉमन एंट्री है, मूल कीमत से निकाले तो बैंक खाते उधार अंश पूंजी खाते से, बैंक खाते उधार अंश पूंजी खाते से। पर ये अगर हमें प्रीमियम से निकाला हो तो बैंक खाते उधार अंश पूंजी खाते तो जमा था ही, पर प्रतिभूति प्रीमियम खाते से मन यही एंट्री में प्रीमियम जमा हो जाएगा। पर कम रकम से प्रकाशित किया हो, बट्टा से प्रकाशित किया हो, तो जो हमारी ये फर्स्ट एंट्री थी उसमें बट्टा खाते उधार मान जब्ती खाते उधार हो जाता है। माने बैंक खाते उधार अंश जब्ती खाते उधार अंश पूंजी खाते से होगा। जबकि जब्ती खाते की बाकी जो है उसकी एंट्री क्या होगी, अंश जब्ती खाते उधार करके पूंजी अनामत खाते क्या करेंगे, जमा। बराबर, ये कॉमन 3 एंट्री मैंने लास्ट टाइम आपको सिखा दी थी। अब इसके आगे के सवाल देखेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको सवाल नंबर 12 का फर्स्ट सिखा दिया था। आज हम देखेंगे सवाल नंबर 12 का सेकेंड। आरके कंपनी लिमिटेड ने तो सुनील के प्रत्येक 10 के कैसे 600 शेयर जब्त किए। कितने शेयर जब्त कर रहे हैं हम यहाँ पर, 600। सुनील ने शेयर आवेदन और आवंटन में 5 भरे थे। अगर सुनील ने भरे होंगे तो हमें मिली रकम होगी, और मिली रकम हुई तो ये। जबकि प्रथम मांग और दूसरी मांग के क्रमशः 3 और 2 नहीं भरे थे। प्रथम मांग और दूसरी मांग के वो शेयर कितने नहीं भर रहे हैं, 3 और 2। उसमें से 400 शेयर 6 के भाव से पुनः प्रकाशित किए, पुनः बेचे। सबसे पहले तो हमने एक अंश को 3 भाग में डिवाइड किया। आवेदन आवंटन मिक्स लिया है, 5 रुपये यहाँ पे। आवेदन और आवंटन के 5 भरे थे, तो आवेदन आवंटन के मैंने 5 लिखे, जबकि उसने लिखा है प्रथम मांग और दूसरी मांग के क्रमशः 3 और 2 नहीं भरे थे। तो प्रथम मांग के 3 और अंतिम मांग के 2 नहीं भरे थे। सबसे पहले तो ऑब्लिक का गणना करते हैं। जो भरी रकम है ऑब्लिक से पहले आएगी, नहीं भरी ऑब्लिक के बाद आएगी। तो 600 गुणा 5, 6 गुणा 5 तो 3000। ऑब्लिक ये भरे हैं तो ऑब्लिक के ऊपर लिखा, नीचे डैश किया। 600 गुणा 3 प्रथम मांग नहीं भरी है तो वो नीचे लिखेंगे ऑब्लिक के नीचे। और 600 गुणा 3 1800, जबकि 600 गुणा 2 तो 1200। ऊपर डैश डैश कर देंगे, बराबर है। अब ये ऊपर 3000 तो 3000 लिखेंगे, नीचे डैश। यहाँ ऊपर डैश है, नीचे 1800 है। ऊपर डैश है, डैश हमने भी किया, और नीचे 1200 तो 1200 लिखा। फर्स्ट वाली लाइन है वो मिली रकम की होगी, और सेकंड वाली लाइन जो है वो नहीं मिली रकम की होगी। ये मिली रकम है और ये कौन सी है, नहीं मिली रकम। ओके, हमारी फर्स्ट एंट्री में आते हैं। हमारी एंट्री मैंने सिखाई अभी। अंश जब्ती करे तो क्या एंट्री होगी, अंश पूंजी खाते उधार अंश जब्ती खाते से। इतना करके रुक जाओ कि अंश पूंजी खाते उधार अंश जब्ती खाते से। उसके बाद तुरंत हमारी गणना में नज़र करो, जहाँ नहीं मिली रकम लिखी उसके खाते जमा करो। यहाँ है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये रकम किसकी है, आप प्रथम मांगी तो प्रथम मांग खाते जमा करो, और ये अंतिम मांग खाते जमा करो। तो लिखेंगे अंश प्रथम मांग खाते से, अंश अंतिम मांग खाते से। एक बार वापस समझा रहा हूँ, ध्यान दो। अंश जब्त करे तो कॉमन 2 एंट्री है कि अंश पूंजी खाते उधार अंश जब्ती खाते जमा। तुरंत कहाँ जाएंगे, नहीं मिले में, प्रथम मांग खाते से अंतिम मांग खाते से। ओके, अंश पूंजी खाते उधार अंश कितने हमारे थे, 600। तो 600 गुणा 10 कितने हो गए, 6000। जब्ती खाते से हमें मिली रकम जाएगी। जब्ती में मिली रकम कितनी हमारे पास है, 3000। तो लिखा अंश जब्ती खाते से जमा में 3000, बराबर। फिर रोजनामचा प्रथम मांग खाते से, प्रथम मांग में कितनी रकम नहीं मिली थी, 1800। तो लिखेंगे 1800। फिर अंतिम मांग में लिखा है हमने यहाँ पे अंतिम मांग खाते से। तो अंतिम मांग में भी कितनी रकम नहीं मिली थी, 1200। तो लिखा अंतिम मांग में 1200। 1200 1800 3000 और 3 हो गए, 6000 जमा उधर। ओके, सेकेंड एंट्री पुनः प्रकाशन की। मैंने सिखाया कि पुनः प्रकाशन करते समय कम रकम से निकाल तो क्या एंट्री आएगी, बैंक खाते उधार अंश जब्ती खाते उधार अंश पूंजी खाते जमा। हम वही एंट्री इसमें कर रहे हैं, ध्यान दे तो।
कि बैंक खाते उधार, अंश जब्ती खाते उधार, अंश पूंजी खाते से। बैंक खाते उधार में देखा जाए तो पुनः प्रकाशन कितने से किया है, यहाँ पे 400 शेयर 6 के भाव से पुनः प्रकाशन किया है। 10 का शेयर है, 6 से भाव किया है तो कम रकम हुई 4 रुपया। ओके, पुनः प्रकाशन के पैसे बैंक में जाएंगे, माने 400 गुणा 6 वो 2400। 10 रुपये का शेयर 6 से निकाला तो बचे कितने, 4 रुपये किस में जाएंगे, अंश जब्ती में, माने 400 गुणा 4 तो 1600, और टोटल रकम अंश पूंजी में जाएगी 400 गुणा 10 तो 4000, बराबर। लास्ट में जब्ती खाते की शेष की प्रविष्टि ऐसी थी, मैंने आपको सिखाई वैसे, कि अंश जब्ती खाते की 3rd नंबर की जब्ती खाते की बाकी प्रविष्टि क्या थी, अंश जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते से आपको वही एंट्री लिखनी है कि अंश जब्ती खाते उधार अंश पूंजी अनामत खाते जमा। लास्ट सवाल में मैंने आपको सिखाया था कि जब्ती खाते की जो जमा शेष है उसमें जब्ती खाते के उधार शेष घटा दे, और हमें जब्ती खाते के उधार शेष घटा दे 2nd नंबर की एंट्री, तो हमें आंसर मिले। पर इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने शेयर जब्त कितने किए हैं, यहाँ शेयर जब्त कितने किए हैं 600, जबकि पुनः प्रकाशन कितने किए हैं 400, तो अलग अलग हो गए कि नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें तो 800 शेयर हमने जब्त किए थे। कितने शेयर जब्त किए थे, 800 शेयर जब्त किए थे, और जब्त हुए सभी शेयर 8 की दर से पुनः प्रकाशित किए थे। इसे पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट, आपको याद होगा कि सवाल नंबर 12 के फर्स्ट के अंदर हमने ऐसा किया था, जब्ती खाते की जमा से 2400 थी, उसमें से उधार से 1600 घटा दी थी, तो 800 सीधा आंसर आ गया था हमारा। और ये वाले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमने शेयर कितने जब्त किए हैं 600, पुनः प्रकाशन कितने किए हैं 400, तो दोनों शेयर अलग अलग हो जाते हैं। तो हम जमा से इसमें से, अर्थात जब्ती खाते की जमा से जो 3000 है उसमें से 1600 घटाएंगे तो 400 तो 3000 में से 3000 में से हम जब्ती खाते उधार से कितनी है 1600 घटा 1400 आए, जबकि आंसर कितने का आता है 400 का, गलत हो जाए। इससे हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कहा वैसे कि 600 शेयर जब्त किए हैं और 400 ही प्रकाशित किए हैं, इसे हम माइनस नहीं करेंगे, पर उसकी एक छोटी सी गणना करेंगे कि हम ये जो 600 शेयर की जगह हम पुनः प्रकाशन कितने शेयर का करते हैं 400, तो जो भी शेयर है उसको 400 शेयर पे लेके आएंगे, पुनः प्रकाशन के जो शेयर होते हैं उसके आधार पर काउंटिंग करेंगे। मान लो कि अंश जब्ती खाता बंद करने की गणना, बराबर, तो मिली रकम तो कितने शेयर पे गणना करने की, हम भी 400 शेयर पर कितनी रकम मिली है, इन तीनों में से क्या मिला था हमें, आवंटन और आवेदन आवंटन भरा था ना 5 रुपये, इतने पैसे मिले होंगे, माने 400 गुणा 5 तो कितने हो गए 2000 मिली रकम है। जबकि हमारे 2nd नंबर की जो एंट्री जब्ती खाते की उधार शेष, जब्ती खाते उधार कितना है 1600, ठीक है, माइनस करेंगे जब्ती खाते उधार शेष कितनी है 1600, तो 2000 में से 1600 गए तो बचे कितने हैं 400, वो पूंजी अनामत में जाएंगे। तो हमने लिखा 400 पूंजी अनामत में। नोट करके आप लिख सकते हो कि अंश जब्ती से पुनः प्रकाशित के समय कम रकम से रकम मिली हो तो अंश जब्ती की उधार शेष बराबर क्या होती है पूंजी अनामत, बराबर, पूंजी अनामत खाते में ले जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि आपको मिली रकम से गुणा करने का, किसकी रकम से गुणा करने का, मिली रकम से, जितने शेयर बाहर निकाले उससे पुनः प्रकाशन कितने किए हैं 400, मैंने बताया मिली रकम, तो 400 गुणा कितनी रकम मिली थी 5 रुपये के हिसाब से, तो 2000, माने फर्स्ट की एंट्री हो गई। अब सेकेंड वाली एंट्री माइनस करेंगे, सेकेंड वाली एंट्री कितनी है 1600, तो हम क्या करेंगे 2000 में 1600 घटाने पर कितने आए 400, इनमें 400 रकम आएगी। इस प्रकार ये 12वीं के 2nd नंबर के सवाल की गणना है और ये सवाल का आंसर है। अब हम देखेंगे 12वीं का ही सवाल नंबर 3। 10 के कैसे 3000 शेयर धारण करने वाले एक शेयर धारक ने आवेदन के समय 13 रुपये मान 10 रुपये प्रीमियम के साथ और आवंटन के समय भी 13 रुपये 10 रुपये प्रीमियम के साथ चुकाए थे। अगर उसने चुकाए थे तो हमें मिले होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आवेदन और आवंटन दोनों मिले हैं, जबकि मांग के 4 न चुकाने से कंपनी ने शेयर जब्त किए और जब्त हुए सभी शेयर 7 की दर से पुनः प्रकाशन किए। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो हमारे पास शेयर के सबसे पहले हमने शेयर को कितने भाग में बांटा है 3। कौन कौन से 3 भाग हैं? आवेदन, आवंटन और मांग। तो हमने लिखा है यहाँ पे गणना में आवेदन, आवंटन और मांग। चलो सब में पैसे कितने हैं? तो आवेदन में कितने हैं 13 रुपये 10 रुपये प्रीमियम के साथ लिखा ना, आवेदन के समय 13 10 रुपये प्रीमियम, तो लिखा 13 में से 10 रुपये प्रीमियम, तो बचे कितने हैं 3। तो 3 किसके होंगे? आवेदन के।
ठीक वैसे ही आवंटन के समय देखा जाए तो आवंटन के समय भी कितने हैं, टोटल 13, 10 रुपये इसमें भी प्रीमियम है। तो 13 में 13 रुपये 10 रुपये प्रीमियम के निकाल दो, बच्चे कितने हैं 3, तो किसके होंगे आवंटन के। और मांग के समय कितने हैं, नहीं चुकाए हैं 4, तो लिखिए हमने 4। ओके, हमने यहाँ पे कितने शेयर जब्त किए हैं 3000, तो लिखेंगे अंश 3000 है। अब जब्ती करेंगे तो पहले देखो कौन सी रकम मिली है, तो यहाँ आवेदन आवंटन उसने चुकाए तो मिले हैं, जबकि मांग के नहीं चुकाए लिखा है उसने यहाँ पर कि आवंटन के समय 13 भी चुकाए थे, आवेदन के समय और आवंटन के समय के चुकाए थे, और जबकि मांग के 4 न चुकाने से, इसका मांग ही नहीं चुकाई है, बाकी आवेदन भी भरे हैं और आवंटन भी भरा है। अगर आवेदन आवंटन भरा है तो उसका प्रीमियम भी भरा होगा, प्रीमियम भरा होगा तो प्रीमियम मिल गया होगा, प्रीमियम मिला है तो प्रीमियम की एंट्री होगी नहीं। जैसे कि मैंने आपको अभी एंट्री सिखाई कि जब शेयर प्रीमियम से निर्गमित किए हो और प्रीमियम की रकम मिलनी बाकी हो तो एंट्री आएगी, पर यहाँ पे लिखा था कि मूल कीमत से निर्गमित किए हो अथवा प्रीमियम से निर्गमित किए हो और प्रीमियम की रकम संपूर्ण मिल गई हो। अगर प्रीमियम की रकम मिल गई थी तो हम जैसे एंट्री करते हैं वैसे ही एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम हमें मिल चुका है। तो 3000 शेयर पर आवेदन आवंटन के भरे हैं तो 10-10 रुपये प्रीमियम भी मिला होगा। अगर प्रीमियम मिला है तो प्रीमियम का लेखा होगा नहीं, तो हम 3000 का गुणा 3 से ही करेंगे, तो 3000 गुणा 3 कितने मिले 9000, और 3000 का गुणा 3 से करेंगे तो भी कितने हुए 9000। 13 और 10 रुपये का कुछ लेने देना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम का लेखा नहीं होता है। जबकि 3000 गुणा 4 हो तो 12000 होगा, जो नहीं मिले इसे ऑब्लिक के नीचे लिखे 12000। ओके, ऑब्लिक के ऊपर कितने हैं 9000, तो 9000 नीचे डैश है तो डैश, ऑब्लिक के ऊपर 9000 नीचे डैश है तो डैश, ऊपर डैश है और नीचे 12000 तो 12000, बराबर। हमारी फर्स्ट एंट्री थी अंश जब्ती करे, तो मैंने सिखाया था कि अंश पूंजी उधार करके जब्ती जमा कर दो पहले, बराबर। अंश पूंजी खाते उधर जब्ती कर जमा करके कहाँ पहुँचाने का, नहीं मिली रकम में। तो हमारे पास नहीं मिली रकम कितनी है 12000, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अंश 12000 है, किसके 12000 है तो मांग खाते जमा, तो लिखेंगे मांग खाते जमा। तो क्या एंट्री हुई, अंश पूंजी खाते उधार, अंश जब्ती खाते से, मांग खाते से, अंश जब्ती खाते से, मांग खाते से, अंश पूंजी खाते उधार। कितने अंश है हमारे 3000, एक शेयर कितने का है 10 का, 3000 गुणा 10 तो कितना हुआ 30000। जब्ती खाते से मिली रकम, तो मिली रकम देखो, मिली रकम ये 9000 भी है और ये 9000 भी है, तो 9000 और 9000 कुल कितना हुआ 18000। मांग खाते से, तो मांग में हमें कितने नहीं मिले हैं 12000, तो 12000। अब पुनः प्रकाशन देखते हैं कितने रुपए से हो रहे हैं, 7 रुपये से, कम रकम से हो रहा है, 10 का शेयर है तो हमारे कॉमन एंट्री क्या थे, बैंक खाते उधार, अंश जब्ती खाते उधार, अंश पूंजी खाते से। 3000 शेयर 7 रुपये पुनः प्रकाशन के बैंक में जाते हैं, 3000 गुणा 7 या 21,000 सॉरी, और 3000 शेयर 10 रुपये के शेयर में 7 निकाल, तो बचे कितने हैं 3, 3000 गुणा 3 जब्ती में चले जाएंगे तो 9000, और अंश पूंजी खाते जमा करेंगे 3000 गुणा एक शेयर 10 का था तो 3000 गुणा 10 तो 30000, बराबर। और यहाँ देखो हमने जब्ती भी 3000 की थी, पुनः प्रकाशन भी 3000 का किया था, तो डायरेक्ट हम तीसरी एंट्री डायरेक्ट आ जाएगी कि जब्ती खाते उधार और पूंजी अनामत खाते जमा। जब्ती खाते की जमा शेष कितनी है 18000, जब्ती खाते की उधार शेष कितनी है 9000, तो इन 18000 में से 9000 गए तो बचे कितने 9,000, बराबर है। तो ये 12वें का सेकंड नंबर का सवाल हुआ और ये सेकंड नंबर की जब्ती की एंट्रियाँ हुई। आज का जो होमवर्क है वो एग्जाम्पल 10 का ABC मैंने उदाहरण 10 जो है उसका अ, ब और क सॉल्व करना है, बराबर। सेम मेथड है, मैंने जो तीनों सवाल इस मेथड में सिखाया उसी प्रकार से है। उदाहरण 10 के ABC मैंने उदाहरण 10 का अ, ब और क सॉल्व करना है। ओके बेटा, सभी विद्यार्थियों को जय माता दी।